Hello everyone. Today is class number 2 of PGBP क्वेश्चनियर्स। तो हमने 4 क्वेश्चंस जो किए हैं उन इलस्ट्रेशंस में जिन कंसेप्ट्स का यूज हुआ था सेम कंसेप्ट पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या कहता है आपसे। अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर डी commenced practice and has acquired the following assets in the office during the financial year 1920 at the cost shown अगेंस्ट ईच आइटम। मतलब अगर ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्रैक्टिसिंग सीए हैं, देन एडिशनल डेप्रिसिएशन तो कहीं पे भी नहीं लगेगा। हाँ सर, इतना क्लियर हो गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम हिज प्रोफेशनल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इनकम दैट ऑल द एसेट्स वर परचेज्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पेड चेक। सारे के सारे एसेट्स कैसे परचेज हुए? अकाउंट पेड चेक से। कैश में होता तो बात ही खत्म हो जाती, डेप्रिसिएशन आता ही। तो सर चलिए हम इसको ओरली सॉल्यूशन निकालते हैं। पहली बात, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सर कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन का रेट होता है 40%। ओके 40%। कंप्यूटर यूपीएस पे कितना होता है सर? 40%। कंप्यूटर प्रिंटर पे कितना होता है सर? 40%। बुक्स अदर देन एनुअल पब्लिकेशन इज 12,000, 40%। सर मतलब क्या है सर? ये अदर देन एनुअल पब्लिकेशंस के बाद क्या लिखिए यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखवाना चाहते हैं। अगर मैं क्वेश्चन का बिकॉज ये आपको यहाँ पे लिखवाना चाहते हैं क्वेश्चन। सर क्यों क्वेश्चन? देखिए आज के कुछ समय पहले की बात है, बुक्स और एनुअल पब्लिकेशंस की बुक्स, एनुअल पब्लिकेशन वाली बुक्स, जैसे कि आपकी टेक्स्ट की बुक जो 1 साल के बाद खत्म हो जाती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इस पे डेप्रिसिएशन का रेट अलग अलग था। डेप्रिसिएशन का रेट इस पे 100% हुआ करता था। जो असेट 1 साल के अंदर यूज हो जाती है उस पे डेप्रिसिएशन का रेट 100% हुआ करता था आज के कुछ साल पहले। लेकिन जब अरुण जेटली साहब की गवर्नमेंट आई थी तो अरुण जेटली ने कहा था कि मैक्सिमम डेप्रिसिएशन रेट 40% हो सकता है, इसलिए इसका भी ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन रेट 40% हो गया। 100% डेप्रिसिएशन अब नहीं लगता है। इसी तरीके से टेम्परेरी जो कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग वाली होती हैं, जो मैंने आपको बताया था कि रोड बनती है तो रोड के साइड में लोग जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, इस पे भी पहले 100% डेप्रिसिएशन मिलता था। ये था की बात हो रही है, बट अब नहीं मिलता। अब मैक्सिमम रेट डेप्रिसिएशन की कितनी है? 40% है। तो इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख लीजिए, ये लाइन आपके लिए किसी मतलब की नहीं है कि वो बुक एनुअल पब्लिकेशंस की थी या नहीं थी, क्योंकि बुक्स पे आज के डेट में डेप्रिसिएशन रेट 40% है। ओके सर। ऑफिस फर्नीचर पे सर 10% का डेप्रिसिएशन रेट होता है और लैपटॉप अगेन 40% का। मतलब मेरे पास 2 ब्लॉक्स की एसेट है। आपको बेटा स्पीड के साथ मैच करना होगा। स्पीड एक्चुअल में तो अभी भी स्लो है, आपके एग्जाम्स के हिसाब से प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए अब। और एक आपको एडवाइजरी है, जब ये क्लासेस कर रहे हैं तो आप टिक करने की कोशिश या बुक में देखने की कोशिश मत करिए। क्लास करिए, उसके बाद क्लास पॉज करिए, क्लास पॉज करिए और उसके बाद अपनी बुक में सॉल्यूशन देखिए। एंड सेकंड थिंग, इफ यू आर डाउनलोडिंग दीज क्लासेस, आप वेस्ट कर रहे हो। डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे, आप कोई फायदा नहीं है इन क्लासेस को डाउनलोड करने का। रीजन बिहाइंड दिस, अरे क्यों डाउनलोड कर रहे हो भाई? अब आपके एग्जाम में 1 या 2 मंथ से ही बचे। अगर अब डाउनलोड करोगे तो देखोगे कब? अब तो देखने का टाइम था, आगे आपकी मर्जी। मेरी एडवाइस है डाउनलोड करके सोचे बाद में देखना, ये मत करिएगा, अभी देख लीजिएगा। चलिए सर, डेप्रिसिएशन निकालते समय हमें क्या निकालना होता है? एसेट कंसीडर हो गई, उस एसेट पे क्या डेप्रिसिएशन लगेगा? हाँ लगेगा। किस रेट से लगेगा? निकाल लिए। अब कितना लगेगा ये हमको देखना है। कितना मतलब 180 डेज से ज्यादा यूज हुई है या कम हुई है? हम देखते हैं 5 अक्टूबर या उसके बाद कौन सी एसेट्स यूज हुई हैं। सर पहली बात तो ये एसेट 1 अक्टूबर 2019 को पुट टू यूज हो गई थी, इट मीन्स इस पे 100% डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सर। तो 35,000 का 40% अगर आप निकालते हैं तो 35,000 का 40% आप कैलकुलेट करिए कितना आता है प्लीज। 35,000 का 40% दैट इज 14,000 रुपए का सर ये डेप्रिसिएशन आया। आप लोग साथ में कैलकुलेट करते रहिए। यूपीएस पे सर 8 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 8 अक्टूबर। चलिए अभी इस बार हम लोग इंडिविजुअल एसेट्स की नहीं निकालेंगे, मतलब सर इस पे 100% डेप्रिसिएशन जाएगा, ठीक है। दूसरी जो कंप्यूटर यूपीएस है ये 8 अक्टूबर, सर ये तो गलती हो गई सर, 5 अक्टूबर के बाद पुट ऑफ यूज की, इट मीन्स इस पे कितना जाएगा सर? 50% ही डेप्रिसिएशन का रेट जाएगा। 8500 रुपए पे 50% ना 20%, 40% का 50%, मतलब इस पे डेप्रिसिएशन रेट सर 20% जाएगा, ठीक है। तो 8500 का 20% रेट कितना होता है सर? 8500 का 20% का रेट जो आएगा वो आप यहाँ लिख लीजिए। चलिए मैं लिख ही देता हूँ। 8500 का 20% का रेट आता है 1700।
दूसरी कंप्यूटर प्रिंटर 1 अक्टूबर क्या फुल रेट से डेप्रिसिएशन जाएगा? जी सर फुल रेट से जाएगा, मतलब 40%, 12,500 का 40%, ये भी फुल रेट है, ये भी फुल रेट है, ये भी फुल रेट है। उसके बाद बुक्स 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल फुल रेट से जाएंगी, 13,000 का 40% जाएंगी बुक्स में। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर 10% वाला 3 लाख का 10% फुल रेट से जाएगा। और ये लैपटॉप देखिए 8 अक्टूबर, मतलब अगेन ये भी हाफ रेट से जाएगा। तो हाफ रेट से जाने वाले कौन कौन से सेट है सर? एक आपका हाफ रेट से ये वाला जा रहा है, लैपटॉप जा रहा है हाफ रेट से, एंड सर आपका कंप्यूटर यूपीएस जाएगा आपका हाफ रेट से। मतलब ये दोनों एसेट्स जो हैं, ये दोनों एसेट आपके हाफ रेट से जा रहे हैं, बाकी सारे एसेट्स फुल रेट से जा रहे हैं। तो अगर जब डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हम देखते हैं 40% फुल रेट से कौन कौन सी डेप्रिसिएशन जा रही है सर? 35,000 40% फुल रेट से। उसके बाद सर ये 12,500 40% फुल रेट से। उसके बाद सर बस यही दोनों हैं। अब बुक्स अलग ब्लॉक में आप दिखाइएगा, ठीक है? चाहिए तो चलिए मैं अभी कैलकुलेशन के लिए यहीं पे दिखाता हूँ। 13,000 40% फुल रेट से, तो आप कैलकुलेट करिए सर 35,000 प्लस 12,500 प्लस 13,000 का 40%, प्लीज कैलकुलेट करिए। इन तीनों को ऐड करिए और इन तीनों का 40% अगर आप निकालते हैं तो आता है 24,200 रुपये, प्लस करिएगा। अब 180 डेज प्लस की बात आ गई। अब आएगा लेस देन 180 डेज, जो 180 डेज से कम यूज हुए हैं। कौन सर? जो 180 डेज से कम यूज हुए हैं। ओके सर 180 डेज से कम यूज हुए हैं आपके 8500 वाले, और सर ये 43,000। तो 8500 प्लस 43,000 का 43,000 प्लस 8500 का 20% आप निकाल देंगे, दैट्स इट 10,300 आ गया सर। और ये 3 लाख का 10% आ गया आपका 30,000 रुपये। टोटल आप ऐड करिए, देखिए डेप्रिसिएशन आपका कितना आ रहा है, प्लस 30,000 प्लस 24,200 इज इक्वल टू 64,500 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। क्या ये मेरा आंसर सही है? 64,500। सर आपने ओरली सॉल्व किया है, आपको नहीं समझ में आया? अगेन देखिए 35,000 का आप सीधे कैलकुलेट करिए 40% और वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। 85,000 का 20% वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। 12,500 का 40% आप यहाँ वैल्यू लिखिए। आप 13,000 का 40% यहाँ वैल्यू लिखिए। 30,000 का 3 लाख का 10% 30,000 आप वैल्यू यहाँ लिखिए। 43,000 का 20% आप वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। आप टोटल करेंगे 64,500 रुपये ही आएंगे। बट सर प्रेजेंटेशन पार्ट अभी भी हमें सीखना है। आर यू नाउ कैपेबल टू डू क्वेश्चंस ओरली? क्योंकि इससे इजी नहीं बन सकता अभी है, ठीक है? आपको थोड़ा अटेंशन पे करना पड़ेगा। अटेंशन अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो फिर अगेन आप अपने अटेम्प्ट के साथ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021। फर्नीचर के लिए क्या गया? 10%, 30,000 रुपये का। प्लांट के लिए 40%, 34,500। सर 34,500 कहाँ से आ गया बेटा? मैंने आपको वर्किंग नोट में, चलिए आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे किया? फर्नीचर जो 10% के रेट से जाएगा, 3 लाख का 10% 30,000 आ जाएगा। और जो प्लांट रेट डेप्रिशिएबल जो है, प्लांट जो कि डेप्रिशिएबल है 40% के रेट से, उसमें कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पुट टू यूज मोर देन 180 डेज 14,000 और यूपीएस लेस देन 180 डेज 1,700। उसके बाद कंप्यूटर प्रिंटर पुट टू यूज मोर देन 180 डेज 5,000 और लैपटॉप पुट टू यूज लेस देन 180 डेज 8,600। और बुक्स जो है वो 40% के रेट से जाएगा, चाहे वो एनुअल पब्लिकेशंस की या अदर पब्लिकेशंस की बुक हो। टोटल 34,500 रुपये 40% वाली के रेट का आ गया। तो 40% वाली रेट का आ गया 34,500 और 10% का 30,000, टोटल 64,500। हमारा आंसर यही था। आपको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, और बहुत इजी भी लग रहा है आपको टैक्सेशन। आपके टैक्सेशन में इसके पहले सिर्फ क्वेश्चंस करके, जब ये फाइनल के लोगों ने सिर्फ क्वेश्चंस करके इन क्वेश्चंस से अपनी एग्जामिशंस लाई है, तो आपके लिए भी एग्जामिशन लाना इजी हो जाएगा। अब नोट में सर क्या, यहाँ पे बस वही एक नोट लिख के आया है कि 180 डेज से ज़्यादा और 180 डेज से कम, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, वही एक यहाँ पे आपको नोट लिख के आना। और ये नोट लिखेंगे तो आपको +2 नंबर मिलेंगे, वरना आपको 7 में 7 मिलने की जगह 7 में वो 5 देके आगे बढ़ जाएंगे। ओके ओके सर एक फॉर्मेट बता दो स्पेसिफिक, हमें इसमें एक फॉर्मेट भी बता दीजिए। चलिए मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ। देखिए जब भी आप WDV निकाल रहे होते हैं, WDV निकाल रहे होते हैं एसेट की, मतलब सर WDV पर डेप्रिसिएशन जब निकाल रहे होते हैं तो पहले WDV निकालते हैं एसेट की, उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सर कैसे निकलता है, इसका एक फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आप निकाल लीजिए ओपनिंग WDV, एसेट की ओपनिंग WDV क्या दी हुई है, ठीक है? आपको पता चलेगा एसेट की ओपनिंग WDV क्या दी हुई है। उसके बाद आप यहाँ पे भाई साहब करेंगे प्लस, मतलब जो एडिशन हुआ है, जो एडिशन हुआ है एसेट्स में, एडिशन क्या सर, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट
उसके बाद वैसा यहाँ पे आएगा प्लस असेट्स, कौन सी, वो वाली, ये ऐड तो हो रखा है, असेट्स वो जो पुट टू यूज मोर, पुट टू यूज मोर नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, पुट टू यूज 180 डेज और मोर की बात यहां पे आप करेंगे। उसके बाद दूसरी बात आप करेंगे एसेट लेस देन, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज की आप यहां बात करेंगे। फिर उसके बाद एक एसेट आएगी सर, जो एसेट एक्वायर्ड, आपने परचेज तो कर दी बट नॉट पुट टू यूज, नॉट पुट टू यूज, उस एसेट को आपने खरीद तो लिया बट उस एसेट पे आप, उस एसेट को आपने पुट टू यूज नहीं किया, और इस वाली एसेट पे जिसको एक्वायर तो किया बट करंट फाइनेंशियल ईयर में पुट टू यूज नहीं किया, इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है, इतना फॉर्मेट समझ में आया? हाँ सर, इतना समझ में आया। इसके बाद सर क्या होगा, इसके बाद आएगा यहाँ पे, इस पे याद रखेगा, इस पे तो आप अपना फुल रेट से डेप्रिसिएशन निकाल दिए, इस पे आप हाफ रेट से डेप्रिसिएशन निकाल दिए, इस वाले पे नो डेप्रिसिएशन। चलिए, इस तरीके से करने के बाद आप यहाँ तक पहुँच गए, आपका ये आ गया, ये तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भाई साहब आएगी आपकी ना लेस, मैं आपको समझाना चाहता हूँ मनी पेबल, और ये किसी एक ब्लॉक के लिए भी हो रहा है। मान लीजिए अगर ये 15% के लिए कर रहे हैं तो सेम आप 20% या 40% वाले ब्लॉक के लिए भी कर रहे होंगे, ब्लॉक वाइज हो रहा है। मतलब हमने पहले WDV निकाली, फिर असेट्स जो खरीदे उसमें 180 दिन से ज़्यादा कौन सा यूज़ किए, 180 दिन से कम कौन सा यूज़ किए, कौन सा यूज़ ही नहीं किए। जो यूज़ ही नहीं किए उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, जो 180 दिन या उससे ज़्यादा यूज़ किए उस पर फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, और जो 180 दिन से कम यूज़ किए उस पर हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। बस अभी तक मैंने आपको इतनी बात बताई। अब हम बात कर रहे हैं मनी पेबल। सर ये मनी पेबल यहाँ पे क्या होता है, लेस होता है। मनी पेबल सर क्या होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ मनी पेबल के बारे में। ठीक है, मनी पेबल यहाँ पे लेस होता है। इसके बाद जो वैल्यू आ गई आपकी, इसके बाद अब ये जो वैल्यू आ गई, इसी पे लगता है डेप्रिसिएशन बेटा, इसी पे लगता है डेप्रिसिएशन। ओके सर तो मनी पेबल क्या होता है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास थे 27 एसेट्स, यू हैव 27 एसेट्स, ओके। अब आपने 27 एसेट्स में से, ये 15% ब्लॉक के 27 एसेट्स में से आपने 5 एसेट्स बेच दिया, आपके पास 22 एसेट्स बचे। तो ये 5 एसेट्स को बेच के जो पैसा आया ना, उसको मनी पेबल कहते हैं। सर पेबल मतलब देना, ना यहाँ पे इस नजरिए से मत देखिएगा, आप इस तरीके से देखिए, जो आपको पैसा मिला, असेट बेच के जो आपको पैसा मिला, वो डिडक्ट होता है ब्लॉक से। कैसे सर, ब्लॉक से, मतलब 15% वाले ब्लॉक की वैल्यू से ही डिडक्ट होगा। और एक थोड़ा सा आगे की बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि रिवीजन बैच है, मैं सब चीज कनेक्ट करूंगा। कैपिटल गेन आपने देखा होगा, अगर ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है तो आता है, ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट हो जाता है। मतलब सर ब्लॉक में मान लीजिए अगर 27 एसेट थी और 27 के 27 एसेट बिक गई तो कैपिटल गेन आ सकता है। या फिर अगर ब्लॉक की वैल्यू थी मेरी 1 लाख रुपए की और ब्लॉक में से इसमें 12 एसेट थी और इसमें से 10 एसेट बिक गई 4 लाख रुपए की, सॉरी 14 लाख रुपए की, तो ये जो 4 लाख रुपए आएगा ना, ये सर मेरा कैपिटल गेन हो जाएगा। और जो रिमेनिंग 2 असेट्स हैं, मतलब 12 माइनस 10, 2 असेट्स है, ये मेरी नील वैल्यू पे, ये मेरी रिमेनिंग 2 असेट्स नील वैल्यू में ब्लॉक में एग्जिस्ट करेंगी। ये रिवीजन था, याद रखिएगा। रिवीजन में पूरा डिटेलिंग नहीं हो सकती, जितनी मैं बता सकता था क्वेश्चनियर के रिवीजन में मैंने आपको बता दिया है। ओके सर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ने के पहले हम एक सेक्शन को देखते हैं, सेक्शन 35, रिसर्च एक्सपेंडिचर्स। क्या है रिसर्च? सर क्या होता है, एज लाइक इफ, सर क्या होता है, एज लाइक इफ ये है मिस्टर, कोई भी पर्सन आप ले लीजिए, ये पर्सन जाते हैं और ये जा रहे हैं कहाँ पे, किसी फैक्ट्री में। ये पर्सन गए फैक्ट्री में, फैक्ट्री से इन्होंने माल परचेज कर लिया, फिनिश्ड गुड्स खरीदा। ये गए नेस्ले मैगी में, इन्होंने मैगी परचेज की और ये आए यहाँ पे वापस दुकान पे पहुंचे, रिटेलर को मैगी बेच दी। इट मीन्स ये एक ट्रेडर हैं, जो फैक्ट्री से माल परचेज करके रिटेलर को बेच देते हैं। क्या इस ट्रेडर ने कोई रिसर्च किया है? सर रिसर्च क्या मतलब, हाँ कि मैगी कैसे बनती है, मैगी की क्वालिटी कैसे बढ़ा दी जाए या क्या कर दी जाए, क्या इस ट्रेडर ने कोई रिसर्च किया है? नहीं। और क्या इस ट्रेडर को कोई रिसर्च करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। ओके सर, बट सर ये जो फैक्ट्री वाला है, क्या ये मैगी के ऊपर रिसर्च कर सकता है कि मैगी और बेहतर कैसे बने? हाँ सर, आजकल तो टूथपेस्ट का भी ऐड आता है पहले से बेहतर। इट मीन्स वो टूथपेस्ट वाली कंपनी क्या ऐड कर रही होगी ना, सॉरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती होगी ना, रिसर्च करती होगी। तो सेक्शन 35 ये जो है, ये रिसर्च के बारे में बात करती है। इट मीन्स ये ट्रेडर के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज्ड कंपनीज के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज्ड कंपनी के लिए है।
सर हाँ बोलिए सर। रिसर्च मतलब सर देखिए, इफ ऐसा नहीं हो सकता कि रिसर्च करके आप कोई अच्छी चीज पाते हैं। रिसर्च करके अगर कोरोना की मेडिसिन जो है, कोविड-19 की जो मेडिसिन आज के लिए बनानी है या टेस्टिंग किट बनानी है, इसके लिए रिसर्च हो रहा है। अगर ये रिसर्च सक्सेसफुल होती है देन हम इस डिजीज से सिक्योर हो जाएंगे, सेफ हो जाएंगे और ये डिजीज क्योर हो सकती है मेडिसिन के थ्रू। आज मेडिसिन नहीं अवेलेबल है। इट मींस गवर्नमेंट खुद ही चाहती है रिसर्च को इनकरेज करना। सर क्या करना? इनकरेज करना। रिसर्च को इनकरेज करना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि अल्टीमेटली रिसर्च से क्या है? फायदा है सभी को रिसर्च से फायदा है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि रिसर्च को इनकरेज किया जाए। इसीलिए जब भी कोई कंपनी रिसर्च में एक्सपेंडिचर करती है ना, तो उस एक्सपेंडिचर को सेक्शन 35 में अलाउड कर दिया जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट, जैसे मान लीजिए आपने 20 करोड़ खर्चा किए तो कभी कभी 150% की भी डिडक्शन मिलती है। आगे मैं भी वो फुल डिटेल आपको बताता हूं कैसे मिलती है। ओके सर, ठीक है सर। तो इसका मतलब सेक्शन 35 जब भी हम देखेंगे तो ये रिसर्च के एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात कर रहा होगा। एंड सर ये रिसर्च गवर्नमेंट इनकरेज करना चाहती है, इसलिए कुछ एडिशनल डिडक्शंस दे रही होगी। एग्जांपल, अगर 100 करोड़ का आपने एक्सपेंडिचर किया रिसर्च के लिए तो गवर्नमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 150 करोड़ का भी डिडक्शन दे देती है। हाँ सर, जी हाँ। चलिए सब रिसर्च करता कौन है? एग्जांपल लीजिए, एक है ये टाटा सन्स। अब टाटा सन्स को अगर रिसर्च करना है तो टाटा सन्स खुद भी बैठ के रिसर्च कर सकती है और टाटा सन्स किसी और से रिसर्च भी करा सकती है। सर खुद कर सकती है क्या? टाटा सन्स एक साइंटिस्ट है? नहीं, टाटा सन्स क्या कर सकती है? साइंटिस्ट को हायर कर सकती है अपनी कंपनी में। टाटा सन्स साइंटिस्ट को हायर कर सकती है अपनी कंपनी में, इनको सैलरी देगी और इनसे रिसर्च का वर्क करवाएगी। एज लाइक टाटा सन्स की एक ब्रांच है टाटा केमिकल्स, तो टाटा केमिकल्स में ये काम होता है। अगर आपको रिसेंट एग्जांपल चाहिए तो टाटा मोटर्स में क्या, आज जब उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई देन क्या उन्होंने अपने खुद के साइंटिस्ट हायर करके बनाई? तो इस तरीके के मतलब खुद ही रिसर्च करने के काम को क्या कहते हैं? ओन रिसर्च। हम ओन अकाउंट में रिसर्च कर रहे हैं। बट टाटा केमिकल्स के पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, कि अगर पहले से कोई वेल सेटल्ड कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। हाँ सर, ऐसी कुछ कंपनियां होती हैं बेटे जो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। तो क्या कर सकते हैं? टाटा सन्स अपने रिसर्च का काम इसको आउटसोर्स्ड कर सकती है। क्या कर सकती है? आउटसोर्स्ड कर सकती है। एज लाइक टाटा सन्स को अगर ड्राइवरलेस कार्स बनानी है तो इट मीन्स हो सकता है अपने रिसर्च का काम आउटसोर्स्ड किसको कर दे? टेस्ला मोटर्स को कर दे। ठीक है, तो मैं यही सब एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। तो इस तरीके से टाटा सन्स दो तरह से रिसर्च कर सकते हैं, या तो वो अपने खुद के साइंटिस्ट को हायर करे, एम्प्लॉय रख के, स्टाफ रख के, या तो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क ही करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, उसको डायरेक्ट मनी दे दे कि जो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एक्स ऑर्गेनाइजेशन है, एस ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ टाटा। ओके सर। तो इस तरीके से जितने भी एक्सपेंडिचर टाटा मोटर्स ने या टाटा सन्स ने किया होगा रिसर्च के लिए, उसको सेक्शन 35 के तहत डिडक्शन मिल जाएगी अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। चल इतनी सी बात ये थी बस। अभी ये सेक्शन 35 का आपको बैकग्राउंड समझाया गया, क्योंकि सेक्शन 35 का बैकग्राउंड समझना जरूरी था, जिससे आपको मोर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आए कि सर सेक्शन 35 है क्यों और ये क्यों हमको एडिशनल बेनिफिट देती है एक्सपेंडिचर पे। ओके सर। इट मीन्स सर, अभी तक अगर हम देखें, अगर हम रिसर्च एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात करें तो रिसर्च एक्सपेंडिचर में हमने दो तरीके से बात समझी कि एज पर 35 रिसर्च 2 टाइप से हो रही होगी। सर या तो आप ओन अकाउंट में कर रहे होंगे, आप खुद ही कर रहे होंगे, ओन रिसर्च कर रहे होंगे, ओन अकाउंट रिसर्च खुद ही चले गए, टेस्ट ट्यूब लेके केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं, या फिर आपने साइंटिस्ट को एम्प्लॉय रखा है, या तो फिर आप आउटसोर्स्ड कर रहे होंगे। अब सर आउटसोर्स्ड अगर आप कर रहे हैं, आपने आउटसोर्स कर दी रिसर्च को, देन आप किसको आउटसोर्स कर पाएंगे? ये भी तो एक बात आती है। आप आउटसोर्स कर तो दिए बट किसको कर पाएंगे? तो यहां पे एक बात आती है सर, या तो आपने अगर कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च, तो आप आउटसाइडर में किसको पैसे दे रहे हैं? या तो आप देते होंगे किसी अप्रूव्ड, ये वर्ड याद रखिएगा। देखिए जहां अप्रूव्ड आएगा आपके क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अप्रूव्ड है तो ही उसको माना जाएगा।
किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी कॉलेज को, किसी यूनिवर्सिटी को, देन तो भी वो अलाउड है सर। लेकिन एक बात बताइए, चलिए मैं और बताता हूँ। दूसरा कौन हो सकता है? इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटीज, आईआईटी दिल्ली, कानपुर। इवन दिल्ली का तो बेस्ट भाई, दिल्ली ने अभी कोविड की 400 रुपीज से भी कम के टेस्ट किट को बनाया है। अभी वो अप्रूव्ड नहीं है, चेकिंग चल रही है। तो अगर आप आईआईटीज को भी पैसे दे सकते हैं, मतलब टाटा सन्स, जब टाटा सन्स के पास पैसे इतने पड़े हैं तो ये रिसर्च किसी से करवाना चाहती है तो या तो फिर वो किससे करवाए? आईआईटी से करवाए। आईआईटी दिल्ली से मान लीजिए रिसर्च करवा रही है, या फिर एक यहाँ पे एक और वर्ड पे आप ध्यान रखिएगा, अगेन अप्रूव्ड वर्ड है, अगेन अप्रूव्ड वर्ड है। अप्रूव्ड कंपनी जो कि इंगेज्ड है, जो कि इंगेज्ड होती है किसमें? रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो कंपनी इंगेज्ड होती है। बट थोड़ा सा क्वेश्चन, बट अगेन थोड़ा सा बात समझिए, चाहे टाटा सन्स ने पैसे दिए किसी और से रिसर्च कराने के लिए, ठीक है, अगर वो अप्रूव्ड किसी कंपनी को दे दिए, पहली बात तो वो अप्रूव्ड कंपनी एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। हमारा सीधी सी बात है भाई, हम 35 एडी का 35 का आपको बेनिफिट अगर हम दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का बेनिफिट हो, तो आप इंडियन कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा दीजिए। अगर आपने किसी फॉरेन कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया तो उस फॉरेन कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मिलता है और वो रिसर्च करती भी है तो उससे इंडिया को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, हमें बेनिफिट इंडिया को पहुंचाना है। इसलिए पहली बात तो ये कि कंपनी अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर किसी आउटसाइडर को आपने रिसर्च के लिए पैसा दिया तो वो कंपनी अप्रूव्ड होनी चाहिए और इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप बात कर सकते हैं आईआईटी को, आईआईटी को भी आप दे सकते हैं, या फिर किसी दूसरे अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं, एसोसिएशन को दे सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस को दे सकते हैं, कॉलेजेस को दे सकते हैं, या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी को भी दिया जा सकता है। यूनिवर्सिटी एज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी। सर ये तो समझ में आ गया हम पैसा किसको दे सकते हैं, बट सर अब हम किस काम के लिए पैसा दे रहे हैं? फॉर व्हाट? फॉर व्हाट वर्किंग? हम रिसर्च तो करवा रहे हैं बट फॉर व्हाट? किस टाइप की रिसर्च करा रहे हैं? देखिए सर, रिसर्च दो टाइप की हो सकती है। सर रिसर्च दो टाइप की हो सकती है, मतलब या तो आप रिसर्च करा रहे होंगे किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे, मैं ये समझा देता हूँ, या तो आप रिसर्च करा रहे होंगे किसी साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे, साइंटिफिक रिसर्च आप करा रहे होंगे, या तो आप सोशल और स्टैटिकल रिसर्च करा रहे होंगे, सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च करा रहे होंगे। सर सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च करा रहे होंगे। तो इफ आप साइंटिफिक रिसर्च करा रहे हैं और वो रिसर्च आप अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू करा रहे हैं तो आपको आपके एक्सपेंस का 150% डिडक्शन मिलता है, 150% रिडक्शन। मतलब अगर आपने 100 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं, 100 करोड़ रुपए आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिए हैं और साइंटिफिक रिसर्च है, तो आप अपने P&L अकाउंट में 150 करोड़ का खर्चा बुक करेंगे, ठीक है। आप अपने P&L अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू रिसर्च 150 करोड़, भले ही आपने 100 करोड़ रुपए ही दिए हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या चाहती है, यहां पे आपको इंकरेज करिए कि आप इस टाइप के रिसर्च करिए, ठीक है, ठीक है सर। बट अगर यही रिसर्च सोशल एंड स्टैटिकल है तो ओनली 100% अलाउड होता है, मतलब 100 करोड़ का P&L में 100 करोड़ ही जाएगा, 150 करोड़ नहीं जाएगा। अब आपको याद रखने वाली बात, आपके क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चनियर्स आएंगे, क्वेश्चंस में 90 क्या 100% जगह बेटा एक ही बात है, क्या अगर सोशल एंड स्टैटिकल जहां जहां आपको मिले दिमाग मत लगाएगा, 100% डिडक्शन मिलती है, और रिसर्च में 150% मिलती है, उसको भी फिल्टर करना पड़ता है, वो फिल्टर मैं अभी बताता हूं। लेकिन सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च अगर आपको कहीं भी दिखी 100% डिडक्शन मिलेगी। और हाँ, अप्रूव्ड वर्ड का ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी को दे रहे हैं तो भी वो अप्रूव्ड इंडियन कंपनी होनी चाहिए, और अगर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, कॉलेज को दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी को दे रहे हैं, तो वो भी अप्रूव्ड ही होना चाहिए। ओके सर, चलिए अब बात करते हैं सर आईआईटीज को अगर हम दे रहे हैं तो आईआईटीज तो पहली बात रिसर्च भी करेगी तो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च करती है, और आईआईटीज अगर साइंटिफिक रिसर्च करती है तो इसको भी 150% का डिडक्शन मिलता है। बट अगर अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी पैसा देते तो भी आपको 100% का ही डिडक्शन मिलता है। सर ये क्या बात हो गई? अगर हम साइंटिफिक रिसर्च कराते हैं तो आप कहते हैं हमें 150% का डिडक्शन मिलता है, बट अगर मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को दी, कॉलेजेस को दी, यूनिवर्सिटी को दी, रिसर्च एसोसिएशंस को दी तो 150% डिडक्शन मिल रहा है साइंटिफिक रिसर्च पे। मैंने आईआईटी दिल्ली को दी तो भी मुझे साइंटिफिक रिसर्च के लिए 150% का डिडक्शन मिल रहा है। बट इफ मैंने अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को दी जो कि R&D के वर्क में इंगेज्ड है, देन मुझे साइंटिफिक रिसर्च पे भी 100% ही डिडक्शन क्यों मिल रहा है? रीजन क्या है सर इसका? देखिए रीजनिंग भी थोड़ा समझते हैं जिससे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, लॉजिकल चीजें समझ में आएंगी। सर रीजनिंग ऐसी क्या नहीं हो सकती कि आप हैं कोई
आप हैं कोई भी आदमी जिसने क्या किया है, आप चाहते हैं कि आप टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, इवन टैक्स प्लानिंग भी वर्ड गलत है, टैक्स इवेजन करना चाहते हैं, टैक्स इवेजन बता रहे हैं, तो आपने कोई शेल कंपनी खड़ी कर दी है, कोई डमी कंपनी खड़ी कर दी है जो, और उसको अप्रूव करा दिया है, अप्रूव करा के उसको अप्रूव करा दिया है कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। और आपकी कोई कंपनी है एके लिमिटेड, इसको 150 करोड़ रुपए, चलो 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए दे दी रिसर्च के नाम का, साइंटिफिक रिसर्च के नाम का, ठीक है। और इसने अपनी बुक्स में डाल देगा 150 करोड़ रुपए P&L में खर्चा, और 100 करोड़ रुपए जो दिए थे वो भी वापस मंगा लेगा। इस तरीके की फर्जी या टैक्स इवेजन या प्लानिंग हो सकती है। फर्जी कंपनी खड़ी कर दिया मतलब एकदम धोखा देना। सरकार को क्या हो सकता है, ये धोखा दिया जा सकता है कि फर्जी कंपनी बना दी। अब ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर भी नहीं रही है, बट इसको पैसे भी दिए, हायर अमाउंट का डिडक्शन भी ले लिया और पैसे भी वापस ले लिए। ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज है, ओनली पॉसिबिलिटीज की मैं बात कर रहा हूं, ये पॉसिबिलिटीज है। बट अगर ऐसा क्या कभी हो सकता है कि आप IIT दिल्ली को आज जाइए 50 करोड़ रुपए रिसर्च के लिए दीजिए और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पैसे बुक भी कर लीजिए खर्चा, और बाद में IIT दिल्ली आपको पैसे वापस कर देगी? नहीं हो सकता। इसी तरीके से अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ भी ये केस पॉसिबल नहीं है जहां के टैक्स इवेजन नहीं हो सकता। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि आप अप्रूव्ड जगहों पे पैसा दीजिए। सर कंपनी तो ये भी अप्रूव्ड है, बट यहां पे स्कोप आ जाता है टैक्स प्लानिंग का या फर्जीपन का, फर्जी काम हो सकता है। इसलिए चूंकि हमें साइंटिफिक रिसर्च को इनकरेज तो करना था, इसलिए इसको भी हमने स्कोप में तो रखा, लेकिन इसको एडिशनल बेनिफिट नहीं दिया। इस पे सिर्फ 100% का डिडक्शन हम दे रहे हैं। क्लियर है? हाँ सर, यहां तक की बात तो क्लियर है। नहीं समझ में आएगा, ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब आपकी कंसंट्रेशन की कमी है। आप वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा जरूर। अब बात सर करते हैं सर ओन अकाउंट में, क्योंकि हमने रिसर्च का एक्सपेंडिचर या तो हम खुद रिसर्च कर सकते थे या तो किसी को हम रिसर्च के लिए पैसा दे सकते थे। अगर हम रिसर्च के लिए पैसा देते तो क्या होगा, हम उसकी बात कर लिए। अब अगर हम रिसर्च खुद कर रहे हैं तो क्या होगा, अब हम सर इसके बारे में बात करते हैं। आइए यहाँ पे, अब हम रिसर्च खुद कर रहे हैं, ओन अकाउंट में हम रिसर्च कर रहे हैं तो क्या होगा। ओन अकाउंट, या इसको हम कह सकते हैं क्या हम सेल्फ रिसर्च कर रहे हैं, सेल्फ रिसर्च कर रहे हैं, या फिर हम इसको इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं, इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात सोचिए, अगर हम ओन अकाउंट में रिसर्च कर रहे हैं मतलब खुद रिसर्च कर रहे हैं, तो अगर किसी का बिजनेस टेक्नोलॉजी का होगा, ऑटो टेक्नोलॉजी का, तो ऑटो सेक्टर में कर रहा होगा। अगर कोई फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस करता होगा तो बंदा फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर रिसर्च कर रहा होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस, जिसका दवाइयों का, मेडिसिन का बिजनेस है, वो इंसान कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहा है या न्यूक्लियर एनर्जी पे रिसर्च कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर ओन अकाउंट पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आप खुद रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उस चीज पे रिसर्च करेंगे जो चीज आपका लिंक्ड विथ बिजनेस है। मतलब अपने बिजनेस से लिंक किसी टॉपिक पे, किसी फंक्शन पे ही आप रिसर्च कर रहे होंगे। इस चीज को थोड़ा समझने की यहाँ पे नीड थी। चलिए अब बात करते हैं, अगर हम ओन अकाउंट में रिसर्च कर रहे हैं तो क्या हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं एक, मिस्टर झिंगुरी लाल। ये जो है मिस्टर, ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। क्या है ये? बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। हाँ, अब ये साइंटिस्ट हैं और इस समय इन्होंने कोरोना के अगेंस्ट जो है एक मेडिसिन सर्च की, एक इन्होंने मेडिसिन खोजी। अब मेडिसिन ये खोज लिए हैं, ये मेडिसिन आज खोज रहे हैं 20 जुलाई 2020 में। ठीक है। आप ये हैं साइंटिस्ट। क्या है ये है बेटा साइंटिस्ट। अब बात समझिएगा, ये अगर एक साइंटिस्ट हैं तो ये तो इंडिविजुअल बेसिस पे अपनी लैब में काम करते करते मेडिसिन खोज ली है। अब क्या करेंगे, ये साइंटिस्ट गए कंपनी बनाए, कॉल एंड कंपनी बनाए, और इस कंपनी के थ्रू अब ये मेडिसिन बना के सोल्ड आउट कर रहे हैं। इट मीन्स इन्होंने जो रिसर्च की है वो रिसर्च कब की? बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, इन्होंने जो रिसर्च की वो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की। बट अगर हम इनकी बात को ना लेके किसी और की बात को लें, ऐसा एक समझिए, एक कंपनी है सिप्ला मेडिसिन का नाम सुना होगा आपने। सिप्ला वो आज भी एक वर्किंग तो है, कंपनी काम तो कर रही है, पिछले 10 सालों से काम कर रही है। ये कंपनी लेट्स से 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। अब ये भी सिप्ला जो है जाके कोविड का मेडिसिन खोज रही है, एंड इट ऑल्सो गॉट द मेडिसिन। अब इसने मेडिसिन ढूंढ ली और ये भी 20 जुलाई से अब मेडिसिन बना के सोल्ड करना चाहती है। इट मीन्स यहां पे जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, तो रिसर्च में 2 केस आ गए। एक रिसर्च तो वो भी थी जो मेरा बिजनेस स्टार्ट होने के पहले रिसर्च कर दी, और एक रिसर्च वो थी जो बिजनेस स्टार्ट हो चुका था और ड्यूरिंग द बिजनेस मैंने रिसर्च की, ड्यूरिंग द
ड्यूरिंग द बिजनेस मैनेज रिसर्च की। तो इन दोनों रिसर्च को डील किया गया है हमारे इस चैप्टर में, इन दोनों तरीके की रिसर्च को हमारे इस चैप्टर में डील किया गया है। सर अब एक एक्स्ट्रा पेज मैं इसमें ऐड कर लेता हूं। चलिए, हम जो बात कर रहे थे, अगर हमने इन हाउस रिसर्च की तो क्या होगा, इन हाउस रिसर्च की तो क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको समझा दिया था कि हम अपने बिजनेस से रिलेटेड थिंग्स पे ऊपर रिसर्च करेंगे अगर हम खुद रिसर्च कर रहे हैं तो एक बात आती है सर, अगर हम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर दिए, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर मैंने रिसर्च की तो क्या होगा। देन सर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ रिसर्च, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मैंने रिसर्च की, जैसे उस साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी, तो मेरे रिसर्च में कुछ एक्सपेंसेस जाएंगे सर रेवेन्यू नेचर के, रेवेन्यू अकाउंट में कुछ एक्सपेंसेस जाएंगे, और कुछ मेरे कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे। क्या होंगे, कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे। आपको एक छोटी सी बात को ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि रिसर्च जो है वो इनकरेज हो। रिसर्च अगर इनकरेज्ड रहेगा देन हम न्यू टेक्नोलॉजी गैदर कर पाएंगे, हमारा लाइफ अच्छा होगा। एंड साथ साथ साइमल्टेनियसली ये एक चीज और चाहती है कि यहाँ पे जो टैक्स इवेजन होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएं। ये दोनों चीज वो चाहती है, ठीक है। तो ठीक है सर, चलिए ये दोनों बात चाहती है। तो अगर बिफोर रिसर्च हो रहा है तो कैपिटल नेचर के खर्चे और रेवेन्यू नेचर के खर्चे, दोनों तरह के खर्चे आ गए। सर रेवेन्यू नेचर के खर्चे में क्या, एज लाइक मैंने साइंटिस्ट, मेरा जो मेरा साइंटिस्ट है वो वहाँ की सैलरी लेता है, ठीक है। वो बैठ के H2SO4 कुछ मटेरियल, फॉस्फोरस सल्फेट या फिर कोविड के लिए जो हाइड्रोक्लोरोक्विन मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा था, तो वो मटेरियल लग रहे थे मेरे। इसलिए ये जो मेरे मटेरियल लग रहे थे, साइंटिस्ट लग रहे थे, ये सब खर्चे आते हैं रेवेन्यू नेचर के। इसके अलावा सर और कुछ और खर्चे भी हो सकते हैं, एज लाइक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस मेरा आ रहा है, मेरा पावर कंजम्पशन आ रहा है, जेनसेट का एक्सपेंसेस आ रहा है, प्यून के खर्चे आ रहे हैं, फर्नीचर के कुछ खर्चे आ रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के उनको मैं कैब्स देता हूँ एंड ऑल दैट, कुछ रेवेन्यू नेचर के सब खर्चे आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन किसका सर, मैं साइंटिस्ट को घर से बुलाता हूँ, घर पे छोड़ के जाता हूँ, ठीक है, ऐसा हो रहा है। और सर कैपिटल नेचर के भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। कैपिटल नेचर के खर्चे हो सकते हैं सर, मैंने लैंड परचेज कर दी या फिर मैंने अदर कोई एक्सपेंसेस किए, अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड्स मैंने बिल्डिंग बनाई है, देन यहां पे इन्होंने सीधे बोला कि अगर इन हाउस रिसर्च आप कर रहे हैं और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर रहे हैं तो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर बोथ एक्सपेंसेस आर अलाउड, बट लैंड पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अदर एक्सपेंसेस, जो अदर कैपिटल एक्सपेंसेस है, मतलब अगर आपने बिल्डिंग बनाई है, अपने फिक्सचर्स रखे हैं, फर्नीचर किए हैं, अदर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उस पे 100% डिडक्शन अलाउड है। सर ऐसा क्यों किया गया, मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया था ना। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि रिसर्च हो, वो इंकरेज करना चाहती है, बट साइमल्टेनियसली टैक्स इवेजन को या टैक्स प्लानिंग को रोकना चाहती है। अगर मान लीजिए ये कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ एंड एसोसिएट्स या XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ये चली गई इन हाउस रिसर्च में, और इन हाउस रिसर्च के नाम पे इसने बहुत बड़ी लैंड का टुकड़ा खरीद लिया है। उसके बाद दिखा रही है ये रिसर्च में यूज हो रही है, बट ये लैंड क्या होगी रिसर्च में यूज, खेती कर रहे हैं क्या आप इस पे बैठ के, नहीं ना। इट मींस आप इसको दिखाएंगे आपने 2001 में लिया और 2020 में सोल्ड कर दिया, कैपिटल गेन आप ले लेंगे। इसलिए इस लैंड के खर्चे का कभी भी डिडक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, एप्रिशिएट होती है, प्लस इसमें टैक्स प्लानिंग भी हो सकती है। अब दूसरी बात सर, बिल्डिंग का इन्होंने क्यों डिडक्शन दे दिया। अब जब आप लैंड लेके इस पे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, देखिए इस लैंड पे ये बिल्डिंग बना रहे हैं, देन ये जनरली होता है कि अगर आपने 20 करोड़ की लैंड परचेज की है तो 20 करोड़ की बिल्डिंग भी बन रही होगी। बिल्डिंग का भी सब्सटैंशियल एक्सपेंस आता है, बहुत अच्छा खर्चा, ह्यूज अमाउंट, सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। देन आप इस बिल्डिंग को यूज करना चाहेंगे तभी आप बिल्डिंग बनाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू तो आफ्टर दैट 20 साल बाद बिल्डिंग का मॉडल पुराना हो चुका है, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो चुकी है। इट मींस अगर आप बिल्डिंग को यूज करने की नियत से ही बिल्डिंग बनाएंगे, टैक्स प्लानिंग की नियत से नहीं, इसलिए बिल्डिंग पे होने वाले खर्चे को 100% अलाउड कर दिए गए हैं। ओके सर, चीजों को बेटा बहुत बारीकी से समझते रहिएगा। इसका मतलब सर अभी तक आपने जो बोला है कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर मैं करता हूं तो आपको सर कैपिटल नेचर में लैंड का खर्चा कभी अलाउड नहीं होगा और अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर 100% अलाउड हो जाएंगे। मतलब वो जो मेरा साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट को लैंड छोड़ के बाकी सारे खर्चे अलाउड हो गए। लेकिन रेवेन्यू नेचर में भी उसको सिर्फ और सिर्फ सैलरीज, साइंटिस्ट की जो सैलरी थी और मटेरियल जो हुए ना, उस पर 100% डिडक्शन मिली है। मतलब एक चीज साफ है सर, अब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको 150% की डिडक्शन कहीं पे भी नहीं मिलती है। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको 150% डिडक्शन कहीं पे भी नहीं मिलती है। ठीक है सर।
और सर ये जो साइंटिस्ट को, जो साइंटिस्ट की सैलरी है, ये साइंटिस्ट भी मत समझिए, ये जो सैलरी है किसी को भी आप दे रहे हैं, ऑफिस के प्यून को भी अगर आप दे रहे हैं, ये जो सैलरी है ना, ये एक्सक्लूडिंग पर्क होती है, मतलब इसमें परक्यूजिट्स नहीं होते हैं, मतलब बेसिक सैलरी प्लस मटेरियल यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च को 100% डिडक्शन मिलता है। और दूसरे किसी भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को अलाउड नहीं किया गया, अगेन ड्यू टू द स्कोप ऑफ टैक्स प्लानिंग, अलाउड नहीं किया गया है। ओके, चलिए सर ये बात तो हमें समझ में आ गई। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी तो आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा। मैं मोस्ट प्रोबेबल एंड कन्वीनियंट लॉजिक्स दे चुका हूँ। अब दूसरी बात आती है सर, अगर हम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं सर, क्या अगर सर मैं यही काम आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं, इट मीन्स क्या सर, सिप्ला वाला एग्जाम्पल, सिप्ला की तरह अब आप ये काम कर रहे हैं तो क्या होगा सर, अगर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं तो क्या हो सकता है। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में आपसे पूछा जाएगा आप हो कौन, क्योंकि अभी तक जब आप साइंटिस्ट थे तो पता ही नहीं था कि आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, क्या हो। आपने तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब आप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कर रहे हो, आपसे पूछा जाएगा हु आर यू, आप कौन हो, मतलब एसएससी कौन है। एसएससी क्या कोई कंपनी है, और कंपनी अगर है एसएससी तो उस कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना जरूरी है। मैंने बताया था ना, ट्रेडर क्या भाई रिसर्च करेगा, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो रिसर्च कर रहा हो वो रिसर्च भी अप्रूव्ड होनी चाहिए, मतलब फालतू की कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। पता चलेगा कि जो रियल फ्रूट जूस वाली कंपनी आ गई, रियल फ्रूट जूस वाली कंपनी आके रिसर्च कर रही है कि टमाटर के पौधे को जमीन के ऊपर उग सकते हैं, मुझे नीचे उगाना, ये फालतू रिसर्च है। इसलिए रिसर्च जो होनी चाहिए वो भी आपकी रिसर्च अप्रूव्ड होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपकी जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या फिर आप बायोटेक्नोलॉजिकल बिजनेस में आप इंगेज हैं, यही एक लौता बिजनेस है। अगर मैन्युफैक्चर्ड कंपनी है ठीक है, प्लस बायोटेक्नोलॉजिकल बिजनेस में, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजिकल में 100% रिसर्च चलती है, तो उस बिजनेस में अप्रूव्ड है तो भी आपको, उस बिजनेस में इंगेज है तो भी आपको रिसर्च के लिए डिडक्शन मिलता है। और दूसरी बात आ जाती है अदर एसएससीज के बारे में। अदर एसएससीज, ठीक है, जो कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बायोटेक्निकल बिजनेस में इंगेज कंपनी है, वो अगर रिसर्च कर रही है। अब अगर अदर एसएससी रिसर्च कर रहे हैं तो फिर से गवर्नमेंट चाहती है कि रिसर्च हो, लेकिन टैक्स प्लानिंग के एरिया को छोटा करना चाहिए। तो इसके लिए भी बात आएगी कि भाई आपने रेवेन्यू नेचर का भी एक्सपेंडिचर किया और कैपिटल नेचर का भी एक्सपेंडिचर किया है। आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर में क्या हो सकते हैं, एक तो आएगी आपके कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर में लैंड, और दूसरी आपके आएंगे अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो मैंने आपको बताया कि लैंड को कहीं पे भी कुछ भी हो जाए अप्रूव्ड नहीं है, और अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनको भी भाई साहब मिलेगा 100% डिडक्शन, ठीक है, ठीक है सर। और रेवेन्यू नेचर के जितने भी इनके भी एक्सपेंडिचर होंगे ना, सेम इट इज यहाँ पे बात चल जाएगी, सैलरीज एंड ऑल दैट को अलाउड है एंड अदर्स को अलाउड नहीं है, ठीक ठीक सर। इसको भी क्या मिलेगा, 100% डिडक्शन। बट अब बात आती है सर, अगर आप एसएससी हैं, वो भी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या बायोटेक्निकल बिजनेस में इंगेज्ड है, और ये कंपनी अगर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कर रही है और कोई कैपिटल नेचर का भी एक्सपेंडिचर कर रही है। इफ ये कंपनी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर करती है तो अगेन लैंड आ गया सर, बिल्डिंग आ गया और अदर एसेट्स आ गया, अदर एसेट्स आ गया, लैंड, बिल्डिंग एंड अदर एसेट। लैंड पे क्या किसी को भी अलाउड है? जी नहीं, लैंड पे किसी को कुछ भी अलाउड नहीं है। एंड बिल्डिंग पे इनको 100% डिडक्शन अलाउड है, मैं मार्कर कर बदल देता हूँ, बिल्डिंग पे इनको 100% डिडक्शन अलाउड है। एंड अदर कैपिटल असेट्स पे, यही सबसे अच्छी बात है, अदर कैपिटल असेट्स पे इनको 150% डिडक्शन अलाउड है, और रेवेन्यू पे भी 150% डिडक्शन अलाउड है। यही था क्रक्स बेटा। ये पूरा आप चार्ट स्नैपशॉट ले लो या जो भी करना आप कर सकते हैं, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इट मीन्स सर, अगर अभी तक की बात हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हमने क्या पढ़ा, रिसर्च के बारे में पढ़ा। रिसर्च या तो हम खुद कर रहे होते हैं या तो हम किसी और से, रिसर्च या तो रिसर्च या तो हम खुद कर रहे होते हैं या तो हम किसी और से करवा रहे होते हैं। किसी और से अगर हम करवा रहे होते हैं तो किससे, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से करवा रहे हैं, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी से करवा रहे हैं, और या तो फिर हम किसी यूनिवर्सिटी वगैरह से करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने पढ़ा हमारे साथ क्या क्या होगा। और सोशल और स्टैटिकल रिसर्च में, अगर सोशल रिसर्च हम करवाते हैं, ये दो तरीके की रिसर्च हो सकती है, सोशल एंड स्टैटिकल, और यहाँ पे होता है साइंटिफिक। सोशल एंड स्टैटिकल रिसर्च कराते हैं तो 100% डिडक्शन ही मिलती है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक रिसर्च कराते हैं और हमने IIT या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस को दिया है तब तो हमें 150% डिडक्शन मिलती है। लेकिन अगर हमने इंडियन कंपनी को दिया है जो कि अप्रूव्ड कर रही है रिसर्च, उस पर भी हमको 100% ही डिडक्शन मिलेगा।
लैंड की डिडक्शन कहीं नहीं मिलती है। लेकिन सर अगर हम ओन अकाउंट पे खुद ही डिडक्शन खुद ही रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है या तो हम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं या तो फिर ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं। अगर हम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं तो हम कितना बिफोर कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये भी आ गई। आइए ऊपर इस चार्ट में अगर हमने बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किया है, बिफोर कमेंसमेट ऑफ बिजनेस अगर हम यहाँ पे रिसर्च करें तो कितना बिफोर सर 3 years, मैक्सिमम 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम रिसर्च कर सकते हैं। इससे ज्यादा पुरानी रिसर्च नहीं करें। 50 साल से किसी टॉपिक पे रिसर्च करते आ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि हम उसका खर्चा बुक कर लेंगे। मैक्सिमम 3 year बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसमें जो अपनी समरी पढ़ रहे थे, बिफोर अगर हम रिसर्च करते हैं तो सर इसमें भी हमारा रेवेन्यू नेचर का खर्चा आता है और कैपिटल नेचर का खर्चा आता है। अगर रेवेन्यू कैपिटल नेचर में लैंड छोड़ के बाकी सब पे 100% डिडक्शन अलाउड है, लैंड पे बिल्कुल डिडक्शन नहीं है, और रेवेन्यू नेचर पे केवल सैलरीज और मटेरियल का अलाउड है और कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कौन है, हम अदर एसएससीज हैं या हम कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या फिर बायोटेक्नोलॉजिकल बिजनेस में इंगेज कंपनी या अदर एसएससीज हैं। अगर हम अदर एसएससी हैं तो हमें रेवेन्यू नेचर पे वही 100% डिडक्शन मिलती है एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे लैंड पे कुछ नहीं मिलेगा और अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलेगी। बट असली मजे की बात अब यहां आती है, अगर हम बिजनेस कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजिकल बिजनेस में इंगेज्ड है, तो हमें रेवेन्यू नेचर पे भी 150% का डिडक्शन मिलेगा और कैपिटल नेचर में लैंड पे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्डिंग पे 100% मिलेगा और अदर पे 150% का डिडक्शन मिलेगा। यहीं पे आपका ये 35 सेक्शन नंबर 35 खत्म होता है। अब हम बेटा पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब आप पढ़िए सेक्शन 35D। जितना सेक्शन 35 मैंने आपको जितना डिटेल में कराया ना, एमसीक्यू पे भी इसका क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा आप। सेक्शन 35 चलिए इलस्ट्रेशन 6 पढ़ते हैं। मिस्टर जी, a proprietor started a business of manufacture of tire and tubes for the motor vehicle on 1st of January 2019. The manufacturing unit was set up on 1st of May 2019। मतलब यूनिट कब सेटअप हुई है? 1st of May 2019। अगर हम ये बार डायग्राम बनाए तो 1 अप्रैल तक की यहाँ पे बात आ गई। 1 अप्रैल 2019 और 1 मई 2019 को यूनिट सेटअप हो गई है। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। He commenced his manufacturing operation on 1st of June 2019. The total cost of plant and machinery installed in the unit is 120 करोड़। अब हमने 1 जून से 1st of June से मैंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हुआ है, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जिस डेट से होता है उसी डेट पे मशीनरी पुट टू यूज हुई होगी। इट मींस इसी डेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा और ये डेट क्या आ गई? 180 डेज और मोर है। यहाँ पे 180 डेज और मोर आ रहा है ना, 5 अक्टूबर के पहले की डेट है। इट मींस यहाँ पे हमें फुल रेट से डेप्रिसिएशन मिलेगा। पढ़ते जाइए और पॉइंट्स ओरली निकालते जाइए। ठीक है, द सेड प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडेड सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ब्रॉट for 20 crore and new plant and machinery for scientific research relating to the business of the SSC acquired at a cost of rupees 15 crore. Compute the amount of depreciation allowable under section 32 of the Income Tax Act 1961 in respect of the assessment year 2021. Assume that all the assets were purchased by way of account paid check. सीधी नो बकवास, इन्होंने सीधे बोला है कि इनकी असेट है 120 करोड़ रुपए की, इनके पास असेट है और इस 120 करोड़ की असेट्स में पहली बात तो हमको पता चल गई है सारी असेट 180 डेज और मोर वाली है, प्लस वाली है, मतलब फुल रेट से डेप्रिसिएशन होगा। और इसमें 3 कैटेगरी की इनमें असेट आ गई। एक जो इन्होंने रिसर्च के लिए यूज किया है, रिसर्च के लिए जो असेट यूज किया है वो है 15 करोड़ रुपीस की। उसके अलावा इन्होंने एक असेट यूज की है जो इनकी सेकेंड हैंड मशीनरी है, सेकेंड हैंड असेट्स इन्होंने ले लिए और सेकेंड हैंड असेट्स है इनकी 20 करोड़ की। तो रिमेनिंग कितनी बची? 120 करोड़ में रिसर्च के लिए 15 करोड़ की असेट है, सेकंड हैंड 20 करोड़ की असेट्स है, मतलब 85 करोड़ की और असेट बची इनके पास। अब देखिए ये काम क्या करते हैं। ही इज अ मैन्युफैक्चरर। सर अगर ये एक मैन्युफैक्चरर है, इसका मतलब इनको एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलना ही मिलना है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा होगा कि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलता है, बट नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलता है। एंड जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एसेट्स के ऊपर डिडक्शन मिलता है वो सेक्शन 35 के अकॉर्डिंग मिलेगा। इट मींस इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। जो भी आपने सेक्शन 32 जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था अगर उस एसेट को वो एसेट कहीं और फुल्ली अलाउड है तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। इसी तरीके से सेक्शन रिसर्च में यूज होने वाली एसेट सेक्शन 35 डील करती है, इसलिए इस पे भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो जनरली हमें डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा सर? 85 लाख प्लस 20 लाख इज 20 करोड़ इज इक्वल टू
5 करोड़ पे डेप्रिसिएशन की रेट हमारी आएगी सर 15% की रेट से प्लांट एंड मशीनरी। मतलब यहां पे अगर मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं 105 करोड़ का 15% आएगा सर, और एडिशनल डेप्रिसिएशन तुमको 20 करोड़ पे नहीं मिलेगा बट 85 करोड़ जो न्यू प्लांट उसमें मिल जाएगा। तो 85 करोड़ के ऊपर सर एडिशनल डेप्रिसिएशन का हमको 20% का रेट भी मिलेगा, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। इट मींस टोटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं, और ये याद रखिएगा ये सेक्शन 35 डील करता है, इसको हम डील नहीं करेंगे। जो 15 करोड़ की एसेट है इसको हम डील नहीं करेंगे। तो अगर हम टोटल करें तो आप प्लीज अपना कैलकुलेटर यूज करिए, कैलसी यूज करके आप मुझे बताइए कि कितना 105 करोड़ का 15% कितना आता है सर 15.75 करोड़ आते हैं, और 85 का 20% सर आता है 17। इट मींस 32.75 करोड़ का मेरा डेप्रिसिएशन आता है एज पर सेक्शन अंडर सेक्शन 32। चलिए हम चेक करते हैं ओरली सॉल्व किया क्या मेरा आंसर सही है, क्योंकि सारे कंसेप्ट को आपने पढ़ लिया और तुरंत सॉल्यूशन आपने निकाला है। सर 32.75 बिल्कुल करेक्ट आंसर। इट मींस देखिए 50th पेज पे आप हैं अपने बुक के, ये भी हमारी दूसरी क्लास चल रही है, 192 पेज के चैप्टर में 50 पेज पे हैं, आपकी दूसरी क्लास चल रही है और आप सॉल्यूशन निकाल ले रहे हैं। बिलीव मी बहुत फ़ायदा देती है ये क्लासेस। सीए फाइनल को अगर बेनिफिट दे सकती है एग्जामिशन तक का तो ये आपको भी देगी। ठीक है, सॉल्यूशन में आते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन। अच्छा ये एक चीज़ याद रखिएगा, इस चीज़ को आप हेडिंग्स जरूर यूज़ करेंगे, मस्ट यूज़ हेडिंग्स, बिकॉज इसके ऊपर भी नंबर मिलता है। अगर ये नहीं लिखा है ना तो एग्जामिनर नंबर काट लेता है। तो कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आप लिखेगा असेसमेंट ईयर 2021 के लिए किसके हाथ में, मिस्टर जी के हाथ में। टोटल प्लांट मशीनरी परचेज 120 की थी, लेकिन रिसर्च में जो मशीनरी यूज हो रही है इसको हम सेपरेटली ही डील करते हैं। इसको कौन डील करेगा, सेक्शन 35 डील कर, इसलिए कुछ सेक्शन याद करने हैं। पहली बात तो रिसर्च का 35 और डेप्रिसिएशन का 32। मैंने यही दो सेक्शन अभी तक याद करने के लिए आपको बोला है, और चार्जिंग सेक्शन 28 होती है जिसमें पीजीपीपी चार्ज होता है, जो हमारे रिवीजन क्लासेस में आपको याद करा दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब 15 जब डिडक्ट होता है तो 105 लाख आता है। 105 करोड़ का 15% 15.75 आया था। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ उस एसेट पे मिलता है जो न्यू होती है। तो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी भी हट गई, और ये तो 35 वाली मतलब रिसर्च वाली को तो रिसर्च सेक्शन 35 ही देखेंगे, उसको भी डिडक्ट किए। मतलब बचा कितना 85 का 20% मैंने ले लिया, 17 का डेप्रिसिएशन, 32.75 आंसर आ गया। सर नोट्स क्या लिखते हैं, तो पहला नोट्स क्या है देखिए, सेक्शन 35 मतलब रिसर्च में यूज होने वाली एसेट को सेक्शन 35 डील करेगा, 32 नहीं लगेगा। देखिए, नो डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू असेसीज बिजनेस सिंस द डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 35 इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल एसेट। पहला कुछ भी अलग नहीं था। दूसरे में सर इन्होंने क्या लिख दिया है, दूसरे को आप इस तरीके से समझिए कि 180 पहली बात इन्होंने लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इसलिए एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन किस पे नहीं मिलता है, उस मशीनरी पे नहीं मिलता है जो कि सेकंड हैंड होती है, जो पहले कहीं यूज हो चुकी होती है, या फिर उस मशीनरी पे भी नहीं मिलता है जिस पे कहीं और कोई डिडक्शन मिल रहा है। मतलब एनी मशीनरी और प्लांट द होल और पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ विच अलाउड एज अ डिडक्शन वेदर बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन और अदरवाइज। तो ये अदरवाइज में क्या आ गया, पहले से अदरवाइज में आ गया सेक्शन 35 में। अदरवाइज में वो जो 15 करोड़ की मशीनरी खरीदे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, वो अदरवाइज में आ गया, तो उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा इन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर दैट ऑफ पीजीबीपी। तो यहाँ पे इन द अदर व्यू क्या लिखा है कि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे और उस प्लांट एंड मशीनरी पे जो 35 डील कर रही है। सिर्फ इतनी सी बात थी। सर देख लीजिए, आप बहुत इनफ कैपेबल हो जा रहे हैं इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। इवन मैं बता दूं तो फाइनल में बच्चे 2 या 3 घंटे में फुल पीजीपीपी रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम के डे भी, सेम वीडियोस को देख के। वीडियोस डाउनलोड करके रख लेने वाला काम प्लीज़ मत करेगा, कोई बेनिफिट आपको देगा नहीं है, आप पढ़िए अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इवन वहाँ पे हम लोग ना 30 मिनट्स में 5 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको कंसेप्ट थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए करीबन 50 मिनट लग जा रहे हैं 5 क्वेश्चन पे। बट इसके आगे के क्लासेस में मैं टाइम ड्यूरेशन भी कम करूँगा और क्वेश्चन की फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा लूँगा। अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 अपना। मिस्टर एक्स सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन वारंगल इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। भाई साहब पहली बात तो एक तेलंगाना के ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं अभी 2 मिनट बाद आपको बताता हूँ। पहली बात एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो इनको मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। इस चीज़ को तो यहाँ क्लियर कर लेते हैं। अब ये वारंगला एंड द स्टेट ऑफ तेलंगाना की जो बात करते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आ रहा है भाई साहब। क्या आ रहा है सर, देखिए कुछ नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया है
जो कि क्या है, कुछ स्टेट के स्पेसिफाइड एरियाज को बता दिया गया है। कौन कौन से स्टेट के सर बोला है? पहला तो स्टेट है इसमें तेलंगाना, आपका तेलंगाना। उसके बाद इन्होंने बोला है सर वेस्ट बंगाल के कुछ स्टेट्स को, सर स्टेट तो वेस्ट बंगाल को दिया, मतलब वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया को, बिहार के कुछ एरिया को इन्होंने बोला है, एंड आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया को बोला है। अच्छा, इसमें से कौन से दो स्पेशल कैटेगरी जीएसटी में भी हैं, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है सर। चलिए, तो इसके नोटिफाइड एरियाज का नाम याद करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने समय, बस आपको इन 4 स्टेट्स का नाम याद रखना है। सर इस नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इसको बोला है तो क्या इसको कुछ एडिशनल बेनिफिट दिया है? साहब एडिशनल बेनिफिट देने के लिए ही तो इसको नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया बोला था। इसको 2 तरह के एडिशनल बेनिफिट दिए हैं। सर किन 2 तरह के एडिशनल बेनिफिट दिए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एडिशनल बेनिफिट दिया है सेक्शन जहां पे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट क्या होती है साहब? एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट सर होती है 20%, बट फॉर द मैन्युफैक्चरर हु ऑपरेट्स इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया द रेट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन इज 35% इंस्टेड ऑफ 20%। सर क्या बात करते हो? हाँ, 20% की जगह 35% का मिल जाएगा, एंड वो 180 डेज प्लस माइनस का रूल आपको याद है? 180 डेज और मोर अगर रहे हैं तो फुल रेट से जाता है, वरना 180 डेज अगर लेस देन 180 डेज है तो हाफ रेट से जाता है। वो सब रूल्स यहाँ लगेंगे जो आपसे गलती होती है। कॉशन का मामला है, कॉशन वो रूल्स लगेंगे। देन 35% का सर अगर वो एसेट 180 डेज से कम यूज हुई है तो 35% का आधा होता है 17.5%, 17.5% की रेट से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो ये आपको एक बात समझ में आ गई, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में काम करने का एक बेनिफिट जो दिया गया। दूसरा बेनिफिट भी इसको दिया गया है। सर दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट तो और भी अच्छा है। इनको बेनिफिट मिला है अंडर सेक्शन 32 एडी। सर 32 एडी में इनको क्या मिला है सर? सर इनको मिल गया ना इन्वेस्टमेंट अलावेंस है। सर ये इन्वेस्टमेंट अलावेंसेस क्या है? मैं इन्वेस्टमेंट अलावेंसेस को एक नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, ये अपने इसी पेज पे ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट अलावेंसेस जो मिल जाती हैं 32 एडी को। देखिए, अगर कोई भी एसएससी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा है, कहां पे? नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, अगेन वही तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल के स्पेसिफाइड एरियाज के अंदर, एंड द ड्यूरेशन बिटवीन उसने असेट्स जो खरीदी है ना वो 1/4/15 से लेके 31 मार्च 2020, मतलब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हर बार सही बैठेगा। इसके बीच में अगर उसने कोई एसेट्स खरीदी हैं तो उस एक्वायर्ड एसेट पे, अगेन ध्यान रखिए, उस एक्वायर्ड एसेट्स पे, मतलब अगर इसने 100 करोड़ की एसेट कर दी है तो इस 100 करोड़ की एसेट पे 15% का इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलता है। इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू प्लांट एंड मशीनरी, यहां पे इनको मिलता है इन्वेस्टमेंट 15%, 15 लाख का। एंड अब असली मुद्दे की बात पे आइए। सर ये मतलब मैंने जब 100 लाख रुपए का एसेट खरीदी, मैंने कोई मशीनरी खरीदी, यहाँ पे देखिए 100 लाख रुपए की सर मैंने कोई मशीनरी खरीदी, ठीक है। इस पे मुझे डेप्रिसिएशन का मान लीजिए 15 रुपए मिला, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का सर मान लीजिए 20 रुपीज मिला, मतलब ये अब इस मशीनरी की मेरी WDV कितनी है? 15, 20, 35, तो यहाँ पे सर 65 लाख की सर ये हो गई। 1/4/2019 को ये थी, चलिए 1 मई को मैंने खरीदी थी और 31 मार्च 2020 की ये फिगर आ गई। अब इसने बोला ना ये 15% ब्लॉक वाली एसेट थी मेरी, बट अब इस पे मुझे इन्वेस्टमेंट अलावेंसेस भी मिलेगी, वो होगी 100 का 15%, दैट इज 15 लाख का। ये बेनिफिट भी हमको मिलेगा, बट ये बेनिफिट कभी भी ब्लॉक से डिडक्ट नहीं होगा। मतलब अगले ईयर की मेरी जो WDV यहाँ पे आएगी सर 31 मार्च 2020 के बाद यहाँ पे आता है 1 अप्रैल 2020 की जो WDV आएगी वो 65 लाख आएगी। ये WDV में भी इन्वेस्टमेंट अलावेंस नहीं जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। इसका मतलब देखिए होल, ये जो फुल फिगर अब आप देख सकते हैं, इसमें मैंने आपको समझा दिया इस क्वेश्चन का क्रक्स क्या है और क्या क्या कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना में। ऑन 1/6/2019 it invested 30 crore in a new plant and machinery on 1/6/2019. Further, he invested 25 crore in the plant and machinery on 1st of November 2019, out of which 5 crore was second hand plant and machinery. ओके सर, सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी की भी बात आ गई। इसका मतलब सर क्या 32 AD पे जो आपने मुझसे बोला था कि हमें इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व 15% का मिलता है, उसके साथ सर कोई फिगर है, उसके ऊपर भी कोई कंडीशन है कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी हाँ सर, इसके ऊपर भी कंडीशन है। ये पहली बात तो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में अगर सिचुएटेड है तो ही मिलता है,
और तभी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% वाला मिलता है। इसके साथ साथ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलेगा, वही सब जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन वाली बात थी, जिस मशीनरी को हमने 100% कहीं और डिडक्शन ले लिया है रिसर्च वाले के लिए, उस पर भी नहीं मिलेगा, या फिर शिप, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट पे नहीं मिलेगा। कोई ऐसी मशीनरी जैसे एसी जो मैंने रेसिडेंशियल एकोमोडेशन या ऑफिस पे लगाई उस पर भी नहीं मिलेगा। अगर एसी फैक्ट्री में लगाए तो मिल जाएगा। इट मींस असेट अगर फैक्ट्री के अलावा कहीं और रेसिडेंशियल या ऑफिशियल स्ट्रक्चर में लगी है तो उस पे भी ये अलावेंस नहीं मिलती है। और ये डेप्रिसिएशन के अलावा एक्स्ट्रा अलावेंस होती है और ब्लॉक से डिडक्ट नहीं होती है, सब मैं आपको बता चुका हूं। और एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, एंड अगर आपके पास जिस कलर का भी मार्कर है आप कॉशन लिख लीजिए भाई, सावधान, खतरे का निशान, लाल कलर। आप अगेन जो सबसे ज्यादा गलती होने वाली है, आप इसको भी 80 डेज, लेस देन 80 डेज और 80 डेज से ज्यादा पे बाइफरकेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई रूल नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व पे 180 डेज वाला रूल नहीं लगता है बस। ठीक है, ठीक है सर। आइए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में इसने बोला अब हमसे कंप्यूट करने के लिए द डेप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32 इज मिस्टर एक्स एंटाइटल्ड टू एनी बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अगर पूछते इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई और बेनिफिट इनको मिलता है, अदर बेनिफिट, जी हाँ सर, 32 AD का इनको बेनिफिट मिलता है 15% ऑफ असेट्स एक्वायर्ड। इफ सो व्हाट इज द बेनिफिट अवेलेबल, ये भी हम बताते हैं। अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन किस तरीके से हमारे साथ चल रहा है सर किस तरीके से क्वेश्चन हमारे साथ चलेगा। हमने 55 लाख के हमारे पास एसेट है, अगर आप देखिए क्वेश्चन में, मतलब 30 लाख प्लस 25 लाख की ये हमारे पास एसेट्स है। क्वेश्चन आपके सामने होगा। अब सर इस 30 लाख पे तो मेरा ये 180 डेज से ज्यादा हुआ था, 180 डेज और मोर ये वाली एसेट मेरी यूज थी। ठीक है, तो इस पे 15% के रेट से हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एंड दूसरा हमें इस पे 35% के रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 30 लाख पे 15% के रेट से डेप्रिसिएशन आता है 4.5 लाख। लाख है वैसे, करोड़ है बेटा ये फिगर। क्या हम लोग इसको देख सकते हैं छोटा करके एक बार? हाँ सर देख लो आप, इतना तो इजाजत दे दो हमें, करोड़ में फिगर है। तो 4.5 करोड़ रुपए की ये मेरी आ गई एक, और 30 लाख का हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन, ये क्या मिल रहा है, ये हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिल रहा है 30 करोड़ का 35%, ये आता है 10.5। मतलब यहां मेरा टोटल डेप्रिसिएशन जो 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है, डेप्रिसिएशन प्लस एडिशनल डेप्रिसिएशन मिला के आता है बेटा 15.0 करोड़। अब ये 25 करोड़ की जो एसेट है, इसमें बताया है कि 5 करोड़ की जो एसेट है वो सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है, और ये एसेट्स यूज हुई है 180 दिन से कम। तो चूंकि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी है तो इस पे जाएगा 7.5% से, और इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ओके, हाँ सर, इस पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो 5 का 7.5% कितना आता है, आप कैलकुलेट करके देखिए। तो 5 का 7.5% आ रहा है 0.375, और जो रिमेनिंग एसेट बची ना 20 करोड़ की, इस पे भी 7.5% बिकॉज 180 दिन से कम यूज हुए हैं, एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन बताओ 17%। याद रखिएगा 35% का आधा, तो 20 का 7.5% आ रहा है 1.5, और 17% आता है 20 का 3.5। अगर इसको टोटल हम करें, इस अमाउंट को तो ऐड करने पे आता है 5.375। इट मींस टोटल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 कितनी है, सेक्शन 32 के अंदर डेप्रिसिएशन टोटल कितनी आ गई, 15 प्लस 5.375 दैट इज 20.375 की डेप्रिसिएशन आ गई है, इतने करोड़ की। अभी 32 AD का बेनिफिट अभी देना बाकी है, जो कि हमें किस पे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलावेंसेस जो हमें मिलेंगे वो अभी बचा है। ओके, चलो पहले सर इतना सॉल्यूशन देखते हैं। सर देखिए सॉल्यूशन में आपका क्या किया है, क्या मेरा सॉल्यूशन सही है? 20.375 डेप्रिसिएशन है। अब आइए मैं आपको रीड आउट करवा देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32, प्लांट एंड मशीनरी जो हम 1/6/2019 को, मतलब 180 दिन से ज्यादा जिसको यूज किए हैं, और प्लांट एंड मशीनरी जो हम 1 नवंबर को यूज किए हैं, दोनों मिला के 55 लाख की प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास अभी है बिफोर डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन जब निकाल रहे हैं तो 15% निकालेंगे 30 करोड़ वाले पे क्योंकि 180 दिन से ज्यादा यूज किए हैं, और 7.5% पे निकालेंगे 25 करोड़ वाले पे क्योंकि उसको 180 दिन से कम यूज किए हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन भी इसी तरीके से 35% पूरा लगेगा 30 करोड़ पे, और आधा लगेगा जिसको हम 180 दिन से कम यूज किए थे उस पे। टोटल मेरा जोड़ने के बाद आ गया 20.375, जिसको हम यहाँ पे आपको, जिसको हम इस कलर के पेन से आपको यहाँ पे समझा दिए थे। ठीक है सर। अब WDV एज ऑन 1 अप्रैल 2020 आ गया 36.635, ये भी कैलकुलेट किया है, इस फिगर्स में से इसको घटा दिया, डिडक्ट करना आप लोगों को आता है। बट कंप्यूटेशन ऑफ
डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD, ये क्या है सर? यही जो अदर बेनिफिट्स के बारे में बात किया था ना, उसके बारे में यहाँ पे इसने अलग से दिखाया कि डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD क्या मिलेगा? 15%। सर 15%? सर 15% क्यों? इन्वेस्टमेंट अलावेंस आपने सर कितना यहाँ मुझे बताया था? 15% ही तो सर बताया था। 7.5% यहाँ मत करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि 2 जगह गलतियाँ मैंने देखी हैं जहाँ आप लोग करते हैं। ये रहा, एक तो इसको कुछ लोग 35% ले लेते हैं और कुछ लोग इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से 7.5% के रेट से। दोनों गलतियां नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट अलावेंस पे 180 दिन का रूल नहीं लगता है। क्वेश्चन लिख लो भाई प्लीज, यहां पे लिख लीजिए 180 डेज रूल आर नॉट इफेक्टेड ऑन दिस प्रोविजन, प्लीज राइट इट हियर। ये क्वेश्चन का मामला है, मैं हर बार क्वेश्चन लिखवाता हूँ और वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मदद करते हैं। लास्ट डे जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, आपको सिर्फ ये क्वेश्चन देख के आगे जाना है। मैं इस लास्ट डे तक के आगे प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD आपका 15% आएगा 50 करोड़ पे। सर 50 करोड़ पे क्यों? क्योंकि 5 करोड़ वाली एक जो एसेट थी वो सेकंड हैंड थी और मैंने अभी बोला सेकंड हैंड पे नहीं मिलता है, तो 5 करोड़ डिडक्ट हो गया, तो 50 करोड़ का 15% 7.5 करोड़ आपको इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिल गया 32AD के अंदर। अब इसके नोट्स अगर हम पढ़ लें तो इसके नोट्स कुछ ऐसे हैं। नोट्स एज पर द सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 32(1)(2) वेयर एन एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज की बात करेगा तो 50% लग जाता है, मतलब 7.5% और 17.5% आ जाएगा। पहला नोट इस पे लिख दिया। दूसरा नोट लिख दिया कि जो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन है, जो इस समय हम 7.5% लिए थे ना, जो हमने 35% कहा था, 17.5% लिया था, वो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस हमें मिल जाता है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और अगली बात इसने बताई है 35% वाली, 7.5% वाली, कुछ भी नया इसमें नहीं बोला, आप इसको लिख सकते हैं, बट ये वाला आपको लिखना है। अकॉर्डिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अलावेंस अंडर सेक्शन 32AD हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड ऑन 5 करोड़ बीइंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। और आपको यहाँ पे इसको नोट 4 अगर आप डाल सकते हो तो यहाँ पे नोट 4 डाल दीजिएगा कि बेनिफिट अंडर सेक्शन 32AD वुड बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी वुड नॉट बी अलाउड फॉर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी। और यहाँ पे 32AD का भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। तो अब ये आपका क्लियर है। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है बहुत स्पीडली खत्म होने वाले हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ साइंटिफिक रिसर्च तक का आपने पढ़ा भी है, साइंटिफिक रिसर्च पे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा आ रहा है। सिंस बेटा हमारी सारी क्लासेस 1 आवर्स की होनी है और आज का 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, इसलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड आई थिंक कंप्लीट आपका डायरेक्ट टैक्स का ये जो पेपर है, मतलब इनकम टैक्स, आपका कंप्लीट इनकम टैक्स आई थिंक 35 या 30 आवर्स में ही कंप्लीट हो चुका होगा। क्वेश्चनियर्स विथ कंसेप्ट, और ये बेस्ट कॉम्बो होगा आपके लिए, जो कि आपको सक्सेस दिला सकता है आपके इस जुलाई या अगस्त के पेपर में। बिकॉज एग्जाम्स इतना डिले होने के बाद आई नो कि अब खुद से पढ़ने के लिए थोड़ा सा कैटालिसिस नहीं हो पाता, इंसान खुद का इंथुजियास्टिक नहीं कर पाता है। तो अगर आप इन सीरीज को डेली बेसिस पर अगर आप देखते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इट्स माय गारंटी। और अगर बेनिफिशियल नहीं भी हो रहा है तो यार कोई बात नहीं है, देखो तो पहले कैसे बेनिफिट नहीं होगा। जो एग्जाम्स में आपके आने वाली हैं चीज़ें, वो क्वेश्चंस यहाँ आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।